तो अभी एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसमें कि दो कंडक्टर्स को जो कि काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए हैं उनको किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो फाइनली इन पर जो है स्टेडी स्टेट में जो चार्जेज आएगा और जो पोटेंशियल आएगा इनका रिलेशन हमें जानना है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि when two conductors placed at large distance are connected by a conducting wire तो क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि शुरू में अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ दोनों स्फीयर के बीच में, दोनों कंडक्टर्स के बीच में, तो चार्जेज फ्लो करते हैं हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं ना। तो अगर ये देखें हम कि एक चार्ज, एक जो कंडक्टर है इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि R1 है और इस पर जो चार्ज है वो है Q1। दूसरा जो कंडक्टर है इस पर मान लेते हैं कि चार्ज है Q2 और इसका रेडियस है R2। ठीक, तो जैसे ही इन दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे, इनको हमने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, ये जो है बीच में ये है कंडक्टिंग वायर। तो जोड़ते ही चार्ज हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। कह सकते हैं इनिशियली चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, बट इन steady state when potential of the two conductors becomes equal, then flow of charge stops। तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है। अब ऐसा मान लेते हैं कि स्टेडी स्टेट में दोनों पर कुछ चार्जेज आ गए। लेट चार्जेज ऑन टू कंडक्टर्स इन steady state are Q1 and Q2। ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला जो स्फीयर है, इस स्फीयर पर फाइनली Q1 चार्ज आ गया और इस पर फाइनली Q2 चार्ज आ गया। तो टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेंगे, इसलिए फाइनल चार्ज Q1 प्लस Q2 और इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 ये दोनों इक्वल होना चाहिए। फिर चूंकि स्टेडी स्टेट में दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल इक्वल होना है ना, तो ये जो स्फीयर है, ये वाला जो कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल हो जाएगा Q1 बाई R1 फाइनली, और इसका पोटेंशियल होगा V2 इज इक्वल टू KQ2 डिवाइडेड बाई R2। और ये दोनों पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, है ना। तो कह सकते हैं
कि फाइनल पोटेंशियल्स ऑन कंडक्टर्स आर इक्वल टू KQ1 by R1 इज इक्वल टू KQ2 by R2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 by Q2 इज इक्वल टू R1 by R2। एक तो ये लिखा जा सकता है, और यहाँ से ये भी कहा जा सकता है कि फाइनल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब जो कंडक्टर जितना बड़ा होगा उस पर चार्ज भी उतना ही बड़ा आएगा, है ना। तो लार्जर कंडक्टर विल हैव ग्रेटर चार्ज। ठीक है, तो जो बड़ा कंडक्टर होगा उस पर चार्ज भी ज़्यादा आएगा। ठीक, अब जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है उसको हम लोग अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में देखें, मान लेते हैं इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। तो Q1 को लिखा जा सकता है सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इस पर जो चार्ज होगा Q2 को लिख सकते हैं सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। तो Q1 Q2 का जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, Q1 का वैल्यू रखेंगे सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2 का वैल्यू सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाई R2। तो यहाँ से देखेंगे कि सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये आया कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो कह सकते हैं कि जिसका रेडियस का कर्वेचर स्मॉलर होगा उसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो ये रिजल्ट जो है यहाँ पर, द कंडक्टर विथ स्मॉलर रेडियस ऑफ curvature, smaller radius of curvature will have higher surface charge density। ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन है, एक रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। आगे कई सारे क्वेश्चंस में हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और पता कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा सरफेस हो जो आगे जा कर के नुकीला हो रहा हो, शार्प हो रहा हो, है ना, तो देखेंगे कि इसमें यहाँ पर जो नुकीला वाला पार्ट है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है काफ़ी कम होगा, और इसलिए मैक्सिमम चार्जेज जो है इस पॉइंट पर, इस नुकीले वाले पार्ट पर मैक्सिमम चार्जेज होंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमें कई सारे जो है वो क्वेश्चंस में यूज करने होते हैं, है ना। एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हमें दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स दिए गए, जिसके सेंटर पर, इनका कॉमन सेंटर है, इस कॉमन सेंटर पर एक चार्ज दिया गया है Q, और जो इनर शेल है इस पर टोटल चार्ज दिया गया है Q1, और जो आउटर शेल है इस पर टोटल चार्ज दिया गया है Q2। ठीक, और जो इनर सरफेस है, जो इनर
स्फीयर है इसका रेडियस मान लेते हैं कि r1 है, और जो आउटर स्फीयर है इसका रेडियस r2 है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है, टू concentric thin spherical shells having charges Q1 and Q2, one point charge Q is also placed at their common center. Find charges on each face of two cells, है ना। तो इसमें देखेंगे कि वैसे तो कहा गया कि जो दोनों स्फीयर हैं वो थीन स्फीयर्स हैं। थीन स्फीयर्स हैं इसका मतलब हुआ कि इनका जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है, नेग्लेजिबल है। फिर भी हमने इसमें थिकनेस दिखाया है। थिकनेस इसलिए दिखाया है ताकि हम लोग दो सरफेस इसमें डिफरेंशिएट कर सकें, दो अलग अलग फेस इसमें देख सकें। तो जो इनर स्फीयर है इसके दो सरफेस हैं, एक ये इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। उसी तरह से जो आउटर स्फीयर है उसके भी दो फेस हैं, एक इधर और एक इधर। तो इन चारों फेसेस पर हमें चार्जेज पता करने हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे वो कॉन्सेप्ट के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड, तो इनमें जो कॉन्सेप्ट होता है पहला होता है गॉस थ्योरम से। जैसा कि हम जानते हैं हर स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगा जब उस शेल के अंदर टोटल इनक्लोज्ड चार्ज जीरो होगा। तो गॉस थ्योरम से कहा जा सकता है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड inside a shell is zero, so net charges enclosed inside a shell should be जीरो। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि हर शेल के अंदर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लाइंस ऑफ फोर्सेज शेल से बाहर नहीं जाती हैं, और इसलिए ऐसा होगा कि हर शेल के अंदर नेट जो चार्ज है वो जीरो होना चाहिए। ठीक, सेकंड पॉइंट ये होगा कि charges on adjacent faces of two shells are equal but opposite in nature, है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज में कि जब दो कंडक्टर पास में होते हैं तो उनके एडजेसेंट फेसेज पर चार्जेज इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट नेचर के होते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट है
sum of charges on two faces of a conducting shell should be equal to the total charge given to the shell। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी शेल पर जो चार्ज दिया गया है वही चार्ज दो फेसेज पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग द शेल। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हर शेल के अंदर यानी जो उसकी कैविटी है, कैविटी के अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। ठीक, तो अगर यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, तो इनर शेल का जो इनर सरफेस है यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ गया तब इसका मतलब ये होगा कि इसके कैविटी के अंदर यानी जो हॉलो पार्ट है, हॉलो पार्ट के अंदर एक चार्ज हो गया Q और ये माइनस Q, नेट चार्ज हो जाएगा 0। ठीक है, तो अंदर वाला जो पार्ट है, जो अंदर वाला सरफेस है, उस पर माइनस Q चार्ज आना चाहिए। ठीक, ये हो गया पहले वाला, जो पहला वाला कॉन्सेप्ट सीखा इससे कि किसी भी शेल के अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें कहा गया कि अंदर और बाहर, ठीक है, इनर सरफेस और आउटर सरफेस, दोनों सरफेस पर जो चार्जेज होंगे उनका सम उस पर टोटल चार्ज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे इस पर टोटल चार्ज दिया गया था Q1, इसमें से अंदर माइनस Q है, तो बाहर जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा Q1 माइनस स्मॉल q, Q1 प्लस Q हो जाएगा ये चार्ज, है ना। अब आप जोड़कर देखेंगे कि अंदर चार्ज है माइनस Q और बाहर चार्ज है Q1 प्लस स्मॉल q। ठीक, इन दोनों को ऐड करने से टोटल चार्ज Q1 आ जाएगा इतना। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब आते हैं जो आउटर शेल है इसके इनर फेस पर। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, दूसरा पॉइंट में कहा गया है कि चार्जेस ऑन एडजेसेंट फेसेज ऑफ टू शेल्स, दो अलग अलग शेल के एडजेसेंट फेसेज होंगे, उन पर चार्जेज इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर इस सरफेस पर जो चार्ज आया है उतना ही चार्ज इस सरफेस पर भी आना चाहिए, बस साइन अपोजिट होना चाहिए। ठीक, तो जैसा कि यहाँ पर इसके जो इनर शेल है उसके इनर फेस पर नेगेटिव चार्ज आया है, तो आउटर फेस पर पॉजिटिव हो गया इतना, ये हो गया पॉजिटिव। तो इसका जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज जो दूसरा वाला शेल है उसके इनर फेस पर आना चाहिए, है ना। यानी यहां पर आना चाहिए चार्ज Q1 प्लस Q और आगे माइनस साइन लगाएंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। इसको हम लोग ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं माइनस Q1 प्लस Q, इतना चार्ज इसके इनर फेस पर आएगा, तो ये चार्ज होगा निगेटिव। इसको हम लोग निगेटिव साइन से ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए इनर फेस पर। ठीक, तो हमने इस सरफेस पर पता किया माइनस Q आया, इस फेस पर पता किया यह आया Q1 प्लस Q पॉजिटिव चार्ज,
और उसके जस्ट सामने इस फेस पर जो चार्ज आया वो आया -q1 + q। ठीक, अब आउटर फेस पर जो है यहाँ पर चार्ज आएगा। ये फिर से थर्ड वाला पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि इनर और आउटर दोनों फेस पर जो चार्जेज होंगे उनका सम टोटल चार्ज के इक्वल होना चाहिए। तो इस पर टोटल चार्ज दिया गया था Q2 और जिसमें से अंदर इतना चार्ज है, तो बाहर वाले फेस पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए और वो होना चाहिए Q2 + Q1 + Q, है ना। तो देखेंगे कि इस चार्ज को और अंदर वाले चार्ज को, अंदर है निगेटिव चार्ज -q1 + q, दोनों को ऐड करेंगे तो वापस Q2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करें कि अगर इस इनर सरफेस को नंबर दे देते हैं, मान लेते हैं कि ये है फेस A, ये है फेस B, ये है फेस C और ये है फेस D। तो हर फेस पर जो चार्ज आया उस चार्ज को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, जो इनर फेस था, इनर शेल का इनर फेस, यहाँ पर -q चार्ज आया है तो यहाँ पर लिखेंगे -q। ठीक है, तो ये चार्ज, ये -q और ये +q जोड़ करके 0 हो गया, क्योंकि शेल के अंदर टोटल 0 होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा फेस है इनर शेल का, दूसरा फेस मतलब कि ये B वाला, तो B पर जो चार्ज आएगा वो हमने यहाँ निकाला है Q1 + Q, यानी Q1 + q। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आया है। आप देखेंगे कि A पर और B पर दोनों चार्ज को ऐड करेंगे तो टोटल Q1 आ जाएगा, जो कि इस शेल पर टोटल चार्ज Q1 दिया गया था। ठीक, उसी तरह से जो दूसरा शेल है, जो आउटर शेल है, उसका इनर फेस यानी कि फेस C पर अगर चार्ज लिखेंगे तो ये आया है अपना, यहाँ पर देखेंगे ये आया है -q1 + q। ठीक, अच्छा, जो सबसे आउटर सेल है QD, है ना, आउटर फेस जो है ये D, इस पर चार्ज लिखेंगे QD और इसकी वैल्यू आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने लिखा है Q2 + Q1 + Q, Q2 + Q1 + Q। तो D फेस पर और C फेस पर, यानी आउटर सेल के दोनों फेस का चार्ज जोड़ें, अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे Q1 + Q कैंसिल हो जाएगा, Q2 रह जाएगा, जो कि आउटर सेल पर टोटल चार्ज Q2 दिया गया था। ठीक है, तो कभी भी शेल वाले क्वेश्चन करने हो, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल वाले क्वेश्चन करने हो, तो हमेशा ही ये 3 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसी कॉन्सेप्ट पर वे सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो एक ऐसा एग्जाम्पल करते हैं जिसमें एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है। ए हॉलो कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर of inner radius A and outer radius B। तो ये जो स्फीयर दिया गया है इसका इनर रेडियस है A और आउटर रेडियस दिया गया है B। अच्छा, इन्फिनिटी से एक पॉइंट चार्ज को स्लोली ला करके इसके सेंटर पर रखा गया, सेंटर पर एक Q चार्ज लाया गया। अ पॉइंट चार्ज Q is slowly brought
from infinity to center of sphere, then find work done by external agent against इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जो चार्ज है Q, इस चार्ज को शुरू में इन्फिनिटी पर रखा गया है और वहां से धीरे धीरे इसको इस सेंटर पर लाया गया। ठीक, तो पहले हम पता करेंगे कि किस सरफेस पर कितना चार्ज आएगा। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था पीछे, उसके हिसाब से अगर सेंटर पर Q चार्ज है तो इसका इनर फेस पर -Q चार्ज आना चाहिए, है ना। जो इनर फेस है यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा हर जगह, ठीक है। और टोटल निगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होना चाहिए Q के इक्वल। ठीक, ये हो गया -Q। अच्छा, चूंकि इस जो स्फीयर है इस पर कोई चार्ज नहीं दिया गया था, ये न्यूट्रल स्फीयर था, और इसलिए जो बाहर चार्ज आएगा, बाहर इस पर चार्ज आना चाहिए +Q, है ना। +Q इसलिए क्योंकि इस पर टोटल चार्ज पहले से 0 था। अभी जो भी चार्जेज इंड्यूस हुए हैं, बस वो क्या है, जो भी चार्ज इस पर थे यानी 0 चार्ज थे, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो टोटल चार्ज ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर पहले 0 था तो अभी भी 0 होना चाहिए, यानी इनर सरफेस पर जो चार्ज है वो और जो आउटर सरफेस पर जो चार्ज है वो दोनों जोड़ करके वापस 0 होना चाहिए। तो इस तरह से हमने पता किया कि जो चार्ज है वो इनर सरफेस पर -Q और आउटर सरफेस पर +Q है। अब क्या करेंगे कि इस सेंटर पर जो पॉइंट चार्ज रखा है उसको इन्फिनिटी से यहाँ लाने में उतना ही वर्क हुआ होगा, उतना ही वर्क किया गया होगा जितनी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी। तो कह सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा क्योंकि चार्ज इन्फिनिटी पर था और शेल पर, हॉलो स्फीयर पर कोई चार्ज पहले से नहीं था। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दो तरह से आएगी। एक तो निकालेंगे सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन की एनर्जी, है ना। तो सेल्फ एनर्जी जो होता है वो स्फेरिकल शेल का होता है, ठीक है। तो अपने पास कर सकते हैं दो स्फेरिकल लेयर्स हैं, एक लेयर यहाँ पर और एक लेयर यहाँ पर। तो दोनों की जो सेल्फ एनर्जी होगी उनको लिखते हैं, एक पर होगी K - Q होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस, ठीक। दूसरे वाले स्फेयर पर उस पर चार्ज है +Q, तो KQ स्क्वायर बाई 2 इंटू रेडियस। हम जानते हैं कि स्फेरिकल शेल की जो एनर्जी होती है सेल्फ एनर्जी वो KQ स्क्वायर बाई 2R होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। इनर वाले शेल का रेडियस जो है वो A है और आउटर वाले का B है, ठीक। प्लस अब निकालेंगे इंटरेक्शन की एनर्जी। तो इंटरेक्शन की एनर्जी हम लोग निकालते हैं दो दो का पेयर में, तो इस तरह से 3 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट चार्ज जो है जो सेंटर पर है इसकी अपनी कोई सेल्फ एनर्जी नहीं होती, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। तो सेल्फ एनर्जी सिर्फ दोनों शेल की होगी, दोनों स्फेरिकल जो सरफेसेज हैं उनकी होगी, और इंटरेक्शन की एनर्जी 3 आएगी। तो पहले हम ऐसा करेंगे कि जो सेंटर पर चार्ज है इसकी इन दोनों के साथ में इंटरेक्शन की एनर्जी निकालते हैं। तो अगर इस चार्ज के कारण से यहाँ पर एनर्जी निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसके कारण से यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लेंगे और इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस सेंटर वाले चार्ज के कारण से
इनर फेस पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई ए, ये हो गया पोटेंशियल, और जो सरफेस पर चार्ज है माइनस क्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटर पर चार्ज और इनर फेस पर जो चार्ज है इनकी और ये दोनों चार्ज की इंटरेक्शन की एनर्जी आ गई। ठीक, अब दूसरी बार हम क्या करेंगे कि ये जो सेंटर पर चार्ज है इसका और जो आउटर फेस पर जो चार्ज है इसका, इन दोनों की इंटरेक्शन की एनर्जी निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेंटर वाले चार्ज के कारण से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे और इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस सरफेस पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू बाई बी इंटू आउटर सरफेस पर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू। ठीक, तो अब जो है हमने ये इंटरेक्शन की एनर्जी इन दोनों की कैलकुलेट कर ली। अब कैलकुलेट करेंगे इन दोनों के इंटरेक्शन की। ठीक है, तो इस चार्ज के कारण से यहाँ पोटेंशियल निकाल करके अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें इस चार्ज से तो ये इंटरेक्शन की एनर्जी आ जाएगी इनकी। तो ये निगेटिव चार्ज है, इसके कारण से यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो लिखेंगे हम लोग के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई बी इंटू आउटर सरफेस पर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर फाइनली आएगा ये के क्यू स्क्वायर बाई 2a प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2b माइनस के क्यू स्क्वायर बाई a, ये वाला पार्ट, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई b माइनस के क्यू स्क्वायर बाई b, ये वाला। ठीक है, तो अब देखेंगे कि लास्ट के दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए। तो अब जो बचा यहाँ पर तो ये आ जाएगा, ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई 2b, ये दूसरा वाला टर्म पहले लिख दिया हमने, फिर इसमें से ये माइनस करना है तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a। तो फाइनली जो रिजल्ट आया के क्यू स्क्वायर बाई 2 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। ठीक है, तो इतना टोटल वर्क करना पड़ा होगा स्लोली उस चार्ज को इन्फिनिटी से सेंटर तक लाने में। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दो कॉन्सेंट्रिक सेल दिए गए हैं जिसमें से जो इनर शेल है उसका रेडियस दिया गया है स्मॉल a और आउटर शेल का रेडियस दिया गया है स्मॉल b। इनर शेल पर चार्ज दिया गया प्लस q और आउटर शेल जो है वो न्यूट्रल है। क्वेश्चन ये है A एंड B आर टू conducting concentric spherical shells A is given a charge plus Q and B is neutral. If B is earthed, then four options are
the charge appearing on inner surface of B is minus Q. The second option is the field inside and outside A is 0. The third option C is the field between spheres A and B is not 0, and the option D is the charge appearing on outer surface of shell B is 0. तो ये 4 ऑप्शन है और हमें ये क्वेश्चन करना है। तो अभी जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसके बेस पर ये कह सकते हैं कि चूंकि सेंटर पर कोई चार्ज नहीं है तो इनर फेस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, है ना। इनर फेस पर भी 0 चार्ज होगा, यानी प्लस Q जो चार्ज है ये सारा चार्ज इनर शेल के आउटर फेस पर होगा, है ना। यहाँ पर प्लस Q चार्ज आएगा, ठीक। और इसमें से जो आउटर शेल है उसको अर्थिंग कर दिया गया है। तो अर्थिंग करने का मतलब कि इसका पोटेंशियल 0 होगा और अर्थ से चार्जेज यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एडजेसेंट फेसेज पर चार्जेज होते हैं वो इक्वल और अपोजिट नेचर के होते हैं। तो आउटर शेल का जो इनर सरफेस है यहाँ पर माइनस Q चार्ज आना चाहिए, यानी निगेटिव चार्ज आना चाहिए, और उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्लस Q का ये जो चार्ज है इसका जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज आना चाहिए और Q वैल्यू होनी चाहिए उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल, ठीक। अब रह गया इसका आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस पर मान लेते हैं कि X चार्ज है, ठीक है। अब चूंकि आउटर शेल को अर्थिंग कर दिया गया है तो इसका पोटेंशियल होना चाहिए 0, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि जो स्फेयर B है, इनर स्फेयर A है और आउटर स्फेयर है B, तो हमें क्या करना है कि स्फेयर B पर पोटेंशियल निकालना है जो कि फाइनली 0 होना चाहिए। तो इनर शेल के कारण से यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई B प्लस, है ना, इसके कारण से यहाँ पोटेंशियल आ गया KQ बाई इसके सेंटर से डिस्टेंस जो कि B आएगा, ठीक। अच्छा, अब ये जो चार्ज है माइनस Q, इसके कारण से यही सरफेस पर पोटेंशियल निकालना होगा। तो K माइनस Q बाई B प्लस, अब इसके आउटर सरफेस पर एक चार्ज है तो उसके कारण से यहीं पर पोटेंशियल निकालना हो तो फॉर्मूला आएगा K इंटू चार्ज X बाई B, और ये सारा मिला करके 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि X का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी आउटर सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है ये तो सही हो गया,
है ना। जो ऑप्शन डी है ये सही हो गया कि आउटर सरफेस पर चार्ज 0 है ना। अच्छा, उसके बाद अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि यहाँ पर चूंकि अंदर चार्ज नहीं है, यहाँ भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर फील्ड जो होगा वो अंदर 0 है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इधर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और लाइन्स ऑफ फोर्सेज कुछ इस टाइप की होंगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। लेकिन ये लाइन्स ऑफ फोर्सेज कंडक्टिंग शेल के अंदर नहीं इंटर करेंगी, है ना। ये इस सरफेस के जो इनर शेल है इसका आउटर सरफेस यहाँ से निकलेंगी और आउटर शेल का जो इनर फेस है यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये चलेंगी। ये इस लाइन को, इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगी और इसको भी क्रॉस नहीं करेंगी, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि शेल ए और शेल बी दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर है और वो नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन सी है ये भी सही है ना। कहा कि द फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज नॉट ज़ीरो, ये हो गया। उसके बाद जो ऑप्शन ए है ये भी सही हो गया, क्योंकि इनर सरफेस पर तो माइनस क्यू चार्ज आएगा, जो आउटर शेल का इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आना है। और ऑप्शन ए यही कह रहा है कि चार्ज अपीयरिंग ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर शेल बी इज माइनस क्यू, तो ऑप्शन ए भी सही है, ठीक। और तो ये हो गया, इस हिसाब से ए सही हो गया, सी सही हो गया, डी हो गया और बी जो है ये गलत हो गया, क्योंकि कहा गया इसमें द फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए इज 0। तो ए के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन ए जो सरफेस है, ए जो स्फीयर है, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इसलिए बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर दिया गया है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। इस हॉलो स्फीयर का इनर रेडियस जो है ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस आउटर रेडियस हो गया और ये इनर रेडियस। अच्छा, इसके हॉलो पार्ट के अंदर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है Q। Q जो है इसकी वैल्यू दी गई है 1 कूलम। पॉइंट चार्ज Q that is 1 coulomb is placed inside cavity of sphere। तो कैविटी के अंदर 1 कूलम चार्ज रखा गया है, जिसको कि हम लोग कह रहे हैं कैपिटल Q है, ठीक। अच्छा, इस कंडक्टर के बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, है ना। आप देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड डायरेक्शन में है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो एक एक्सटर्नल फील्ड है और कुछ ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है उस पर वैसे कोई चार्ज नहीं दिया गया है। जो कंडक्टिंग स्फीयर है वो एक्चुअली में न्यूट्रल है, तो चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं न्यूट्रल कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। ये चार्ज
जो कंडक्टर है ये न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसकी कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, उस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से भी फोर्स लगेगा और इस कंडक्टर पर जो चार्जेज इंड्यूस होंगे वो भी एक फोर्स लगाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के इस पॉइंट चार्ज पर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स बताया गया है 15 न्यूटन का, है ना। यहां लिख देते हैं हम लोग, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब is 15 Newton towards left. We have to find force on hollow sphere due to this point charge Q। तो इसके लिए इस पॉइंट चार्ज के कारण से इस हॉलो स्फीयर पर कितना फोर्स लगेगा ये जानने के लिए हमें पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखना होगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्फीयर का आउटर सरफेस होता है वहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सटर्नल फील्ड से इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई से। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि इस डायरेक्शन में जो राइट साइड में जो सरफेस है आउटर सरफेस, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्जेज आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो इस लेफ्ट वाले सरफेस पर जो है लेफ्ट साइड में जो सरफेस है यहाँ पर निगेटिव चार्जेज आ जाएंगे। ठीक, अच्छा अब आते हैं जो अंदर चार्ज है। अंदर ये पॉइंट चार्ज के हिसाब से इस शेल के इनर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, तो ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है Q, तो अंदर -Q चार्ज इंड्यूस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि जो चार्ज पॉइंट चार्ज है Q वो सेंटर पर नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि इस +Q चार्ज के पास में इधर निगेटिव चार्जेज ज़्यादा होंगे, है ना, इधर निगेटिव चार्जेज ज़्यादा होंगे और अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो इस साइड में आ जाएंगे। तो जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें देख रहे हैं हम लोग कि स्फीयर पर राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज आया है और इधर निगेटिव चार्ज आया है। ठीक, तो स्फीयर के कारण से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, है ना। मैं उसको ऐसे डायरेक्शन दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ES वो आएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है और लेफ्ट साइड में निगेटिव चार्ज है, तो इधर फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक, तो जो Q चार्ज है, इस Q चार्ज पर जो फोर्स लगेंगे उनका हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, है ना। अगर एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो राइटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगना चाहिए, कितना, Q चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है E, इसके कारण से यहाँ पर फोर्स लगेगा इधर। ठीक, अच्छा दूसरा चीज है कि इस स्फीयर पर जो चार्जेज हैं उनके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है ES, तो इसके कारण से इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो आएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और ये होना चाहिए Q इंटू ES, इतना फोर्स लगेगा। तो इसका डायग्राम जो है एक बार फिर से हम लोग बनाते हैं। इधर देखेंगे उसी Q चार्ज का डायग्राम बनाए, तो इधर हमने देखा कि लग रहा है Q इंटू E और लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है Q इंटू ES। तो इस पर नेट फोर्स
जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है 15 न्यूटन का, है ना। यहाँ भी देखेंगे लिखा गया है कि नेट फोर्स 15 न्यूटन है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो नेट फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आएगा Q इंटू ES, तो ये हो गया ES माइनस E, ठीक है। तो Q का वैल्यू दिया गया है 1 और ES का वैल्यू हमें नहीं पता। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है क्वेश्चन में 20 न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 20 और ये नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है 15 न्यूटन का। तो यहाँ से जो ES है उसकी वैल्यू आ गई 35 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ वो आ गया इस स्फीयर के कारण से यहाँ पर, ठीक। तो ऐसा कहा जा सकता है, सो फोर्स अप्लाइड बाय conducting sphere on point charge Q is 35 Newton towards left। अच्छा, अब हम ऐसा देखेंगे कि चूंकि ये कंडक्टर जो है ये कंडक्टर न्यूट्रल है ना, कंडक्टर न्यूट्रल है, तो इस पर भी उतना ही फोर्स, ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज इस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगाएगा। चूंकि ये एक्शन रिएक्शन है तो ये हॉलो स्फीयर इस पॉइंट चार्ज पर जितना फोर्स लगाता होगा उतना ही ये पॉइंट चार्ज इस हॉलो स्फीयर पर लगाएगा। तो कहा जा सकता है, सो बाय न्यूटन्स third law we can say that net force applied by charge Q on sphere is 35 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि चूंकि इस चार्ज पर फोर्स लगा है 35 न्यूटन का लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट चार्ज इस स्फीयर पर राइटवर्ड डायरेक्शन में 35 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा ना।